हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज तैयारी सीरीज़ का सेशन नंबर 24 है और आज की क्लास में हम ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है और अपने लेवल से भी कोशिश करनी है क्वेश्चंस का आंसर देने की, ठीक है। मैं साथ के साथ हर एक क्वेश्चन को समझाता चलूँगा। आज के सेशन में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, कुछ हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। बैलेंस तरीके से हम आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड हमको 4 ऑप्शंस गिवन है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके लिए फॉर्मूला हमने कौन सा यूज़ करना है, F = G m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मीन्स एक बॉडी है जिसका मास है m1, दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2 और दोनों बॉडीज़ के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है, r। एक चीज़ और याद रखनी है, डिस्टेंस जो होता है वो एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर तक का होता है। ये हमेशा याद रखो। कोई भी केस हो ना, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो एक बॉडी का सेंटर ले हो, दूसरी बॉडी के सेंटर तक की एक स्ट्रेट लाइन बना लो, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आ जाए दैट इज स्मॉल r, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा बनता है। एक और बात इससे रिलेटेड कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दोनों बॉडीज़ के बीच में वो हमेशा होता है अट्रैक्टिव, इट इज़ नेवर रिपल्सिव, ठीक है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके साथ 4 ऑप्शंस हमको गिवन है। अब चारों में से हमको बताना है कि कौन सा ठीक है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड सोलर सिस्टम, ये ऑप्शन गलत है भाई। ये तो यूनिवर्सल लॉ है और यूनिवर्सल लॉ है तो पूरी यूनिवर्स में वैलिड होना चाहिए, नंबर 1। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। इट इज़ यूज टू गवर्न द मोशन ऑफ सैटेलाइट्स ओनली, ओ नो। सैटेलाइट्स को के मोशन को गवर्न करता है, ये बात ठीक है, लेकिन सिर्फ सैटेलाइट के मोशन के लिए वैलिड है ऐसा नहीं है भाई। इट इज़ यूज टू कंट्रोल रोटेशनल मोशन ऑफ सैटेलाइट्स एंड प्लैनेट्स, यस, ये बात ठीक है। सैटेलाइट के ऊपर भी लागू है क्योंकि वो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और प्लैनेट्स के लिए लागू है क्योंकि वो स्टार्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सोलर सिस्टम का ले सकते हैं, तो सोलर सिस्टम में जो सन है उसके आसपास अर्थ रिवॉल्व कर रही है, और अगर हम अर्थ के हिसाब से मून को कंसिडर कर लें तो मून भी अर्थ के आसपास रिवॉल्व कर रहा है, तो ये दोनों के लिए वैलिड है। लास्ट ऑप्शन कहता है कि कंट्रोल द रोटेशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स, नो। इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है वो न्यूक्लियस के आसपास होता है और वो भी लगभग सर्कुलर शेप हम उसको कवर कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं स्टार्स के अराउंड या सन के अराउंड, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन उसमें फोर्स यूज होता है कूलम फोर्स, जिसको आप बोल सकते हैं। कूलम फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। हालांकि उसकी अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा ठीक है। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बढ़ते हैं हम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन। क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैपिटल जी की वैल्यू किस पे निर्भर करती है? सरल शब्दों में आंसर सुन लो, किसी चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं करती। ये एकमात्र ऐसा कांस्टेंट है जो किसी भी चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं करता, ना ही नेचर के ऊपर, ना ही डिस्टेंस के ऊपर, ना ही कोई और फैक्टर के ऊपर। तो इसका आंसर सिंपल वे में नन ऑफ दीज के ऊपर टिक करके आ जाओ, ठीक है ना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक्सेलरेशन नो वे, हीट कांस्टेंट नो वे, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ 2 बॉडीज नो वे। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर टाइप की बॉडी के बीच में लग सकता है, तो उसमें नेचर का सवाल ही कहाँ है। रॉक्स की बनी है बॉडी, प्लास्टिक की बनी है बॉडी, आयरन की बनी है बॉडी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू ज़रूर याद रखना, 6.67 × 10⁻11। यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है जी, गॉट द पॉइंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आगे बढ़ते हैं। नाउ ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ स्पेस शिप फ्रॉम द अर्थ टू द मून एंड बैक, ओके जी, ये है अर्थ, यहाँ से मून पे कोई शिप जा रहा है, स्पेस शिप जा रहा है, ये हो गई अर्थ, ठीक है जी। तो मैक्सिमम फ्यूल कौन सी कंडीशन में कंज्यूम होने वाला है? देखिए पहला पॉइंट क्या है, अगेंस्ट द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ इन रिटर्न जर्नी, ओके। अगेंस्ट द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ इन ऑनवर्ड जर्नी, अगेंस्ट द ग्रेविटेशन ऑफ मून वाइल रीचिंग द मून, नन ऑफ दीज, ओके। नन ऑफ दीज तो भाई ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा केस तो होगा ही जिसमें सबसे ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम हो रहा है। अब ये स्पेस शिप जो है वो ऊपर जा रहा है मून की तरफ, पहला केस तो ये बन सकता है। दूसरा केस बन सकता है भाई ये स्पेस शिप अर्थ की तरफ नीचे जा रहा है,
है ना जी। इन्हीं दोनों केस में कोई ना कोई कंडीशन बननी चाहिए। अब एक सरल शब्दों में बात सुनिए, मून की जो ग्रेविटेशनल पावर है वो अर्थ से बहुत कम है, इनफैक्ट 1/6 है। तो मून की ग्रेविटी की अपेक्षा हम अर्थ की ग्रेविटी को कंसिडर करें आंसर देते वक्त, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब अर्थ की ग्रेविटी के साथ दो कंडीशन जुड़ जाती हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर की तरफ, और डाउनवर्ड मोशन में टुवर्ड्स द ग्रेविटी। तो जाहिर है जब स्पेसशिप नीचे की तरफ आ रही होगी तब अर्थ उसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स भी लगा रही है। लेकिन अगर स्पेसशिप अर्थ के अगेंस्ट में ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पावर के अगेंस्ट में जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा फ्यूल तो तभी कंज्यूम होगा जब स्पेसशिप ऊपर की तरफ जा रहा है टुवर्ड्स द मून अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। होपफुली ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। और वैसे भी एक बात और याद रखो, बॉल को कोई भी बॉल ले लो, बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो क्या लेते हो, -g, है ना जी। बॉल नीचे आ रही होती है तो क्या लेते हो, +g। तो जब नीचे आ रही है बॉल या नीचे आ रहा है स्पेसशिप तो अर्थ की अट्रैक्टिव पावर भी तो उसे सपोर्ट कर रही है एक तरीके से, लेकिन जब अगेंस्ट में जा रहा है तो अर्थ की अट्रैक्टिव पावर उसके अगेंस्ट में काम कर रही है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि भाई जब अगेंस्ट दी ग्रेविटी जाओगे तो सबसे ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम होगा। तो अगेंस्ट दी ग्रेविटी ऑफ अर्थ इन ऑनवर्ड जर्नी, ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक होना चाहिए। ठीक है ना, इसको टिक करके आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस डिपेंड्स ऑन, ओके। स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है gm/r², नंबर 1। अब यहाँ पे ना रोटेशन की बात कहीं नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूँ कि जब आप अर्थ की सरफेस से ऊपर को जाते हो, हाइट पे जाते हो, अर्थ की सरफेस से ऊपर को, काफ़ी ऊपर, 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, ऐसे अगर आप जाते हो तो अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज आने लगता है। ठीक है, वो कम होने लगती है। जैसे जैसे अर्थ की गहराई में आप जाते हो, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर आप नीचे को जाओगे, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ जाने की कोशिश करोगे, तब भी जी की वैल्यू कम होती है। तो जी की वैल्यू चेंज कब हुई, जब आप ऊपर गए और जब आप नीचे गए फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। दूसरी बात, अर्थ जो रोटेशन करती है ना, उसका असर भी आता है ग्रेविटेशनल पावर के ऊपर, अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ओनली ऑन अर्थ स्ट्रक्चर, अगर सिर्फ इस पॉइंट को टिक करा जाए तो ये गलत है, लेकिन ये कहीं ना कहीं वैलिड भी है, क्योंकि जो अर्थ का शेप है ना उसके ऊपर भी निर्भर करता है। यहाँ पर भी एक लॉजिक सुनो, ये है मान लीजिए अर्थ का शेप और ये है इक्वेटर, तो मैंने लिख दिया RE स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर। RE का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर। दूसरी बात, इसको मैंने लिख दिया RP, ये है पोल और ये हो गया इक्वेटर, तो RP का मतलब हो गया रेडियस एट पोल्स। अब ध्यान से सुनना ज़रा, पोल्स पे रेडियस कम है, वो पोल्स पे रेडियस कम है तो जी की वैल्यू बढ़ जाती है। ये देखिए यहाँ पर अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। पोल्स पे रेडियस कम है तो जी की वैल्यू बढ़ जाती है, और इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है तो जी की वैल्यू कम हो जाती है। तो जी की वैल्यू चेंज किस वजह से हुई, शेप की वजह से। तो अर्थ स्ट्रक्चर का मतलब हो गया अर्थ का शेप। तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक है, लेकिन पहला ऑप्शन सिर्फ यही सही है, ये बात गलत है। लॉजिक समझ में आ रही है मेरी बात? पॉइंट आप कैच कर पा रहे हो कि नहीं, इस बात को ज़रा समझना भी, कि केवल हम बोलें कि अर्थ का स्ट्रक्चर के ऊपर निर्भर करता है तो सही नहीं है केवल, लेकिन एक फैक्टर ये है कि अर्थ के स्ट्रक्चर के ऊपर निर्भर करता है। दूसरी बात, अर्थ के रोटेशनल मोशन के ऊपर निर्भर करता है, यस। तो ऑन बोथ अबव, ये अगर हम पॉइंट कंसिडर करें तो ज़्यादा बेटर आंसर है। तो आंसर ऑप्शन सी हमारा होना चाहिए। नन ऑफ दीज तो गलत है भाई, ठीक है ना। और सेम कभी रहता नहीं है, शेप के साथ साथ बदलता है, एरिया के साथ साथ बदलता है। पोल्स पे ध्यान रखिए, जी की वैल्यू लगभग 10 के आसपास होती है और इक्वेटर पे लगभग 9.6 होती है। तो ऑन एन एवरेज इसको 9.8 मान लिया जाता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एट द पोल्स इट इज़ अराउंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑन एन एवरेज ये बन गया 9.8, ठीक है जी। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। मोर अमाउंट ऑफ शुगर इज ऑब्टेन्ड इन 1 kg वेट। सबसे पहली बात, kg किसकी यूनिट होती है, मास की। kg इज द यूनिट ऑफ मास, और मास कौन सी क्वांटिटी है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्वांटिटी में कभी बदलाव होता है, कभी नहीं होता। तो अगर kg के हिसाब से देखा जाए तो सब जगह वैल्यू सेम रहने वाला है, लेकिन इसमें एक और पॉइंट लिखा है वेट।
1 किलो चीनी जब आप तोल रहे हैं तो उसका वज़न जो होगा वो कहाँ पर ज़्यादा होगा, नंबर 1। दूसरी बात, कौन सी ऐसी जगह होगी अर्थ की जहाँ पर आपको 1 किलो में ज़्यादा मात्रा मिलेगी चीनी की, यह है क्वेश्चन। अब सुनिए ज़रा, इसको तरीका समझिएगा ज़रा। जो पोलर रीजन पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो इक्वेटर रीजन से ज़्यादा होती है। तो मान लेते हैं आप पोलर रीजन पे जाते हैं और वहाँ पे 1 किलो चीनी तोलते हैं। तो आपने 1 किलो चीनी तोल ली पोलर रीजन पे। अब उसी चीनी को उठा करके आप इक्वेटर पे ले आए। जब आप इक्वेटर पे लेके आए तो उसका वज़न कम हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जी की वैल्यू कम है। तो उसको 1 किलो बनाने के लिए आपको ज़्यादा मात्रा में चीनी और ऐड करनी पड़ेगी, थोड़ी चीनी और ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके वो 1 किलो वज़न होगा। तो अगर पोलर रीजन पे आपको जो चीनी की मात्रा मिल रही थी उतनी ही चीनी की मात्रा जब आप इक्वेटर पे लेके आए तो उसका वज़न घट गया, क्योंकि जी कम हो गया, उसका वज़न घट गया, और उसको 1 किलो दोबारा से बनाने के लिए आपने और चीनी ऐड करी। तो ज़्यादा मात्रा चीनी की आपको कौन सी जगह पे मिली? एट इक्वेटर। क्वेश्चन को समझना प्लीज़, अगर फिर भी समझ में ना आए ना, क्लास को दोबारा करना और ये क्वेश्चन जो 5 है इसको दोबारा सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा एट इक्वेटर। होपफुली समझ में आ गया होगा। जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छा, जिनको नहीं समझ में आया दोबारा इसको कवर अप कर लेना, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या कहता है। व्हेन यू मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके जी, बार बार इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर चर्चा हो रही है, कोई मुश्किल नहीं है, बस करते करते क्वेश्चन करते करते याद हो जाएंगी चीज़ें। रेडियस एट इक्वेटर, रेडियस एट पोल्स, जी एट पोल्स, जी एट इक्वेटर। पोलर रीजन पे जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, ये याद रखो। जैसे जैसे आप इक्वेटर रीजन के नज़दीक आओगे रेडियस बढ़ेगा तो जी की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी, ये याद रखिएगा, भूलना नहीं। क्यों? क्योंकि स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्वेश्चन करने का एक बेनिफिट ये भी हो जाता है कि हमको ना फॉर्मूले भी जल्दी जल्दी याद होने लगते हैं, कंसेप्ट भी हमारा रिवाइज होता चला जाता है और हमारी कमांड बनती जाती है क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो जी की वैल्यू, कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो जी की वैल्यू डायरेक्टली निर्भर किसके ऊपर कर रही है? आर के ऊपर, आर स्क्वायर के ऊपर इनफैक्ट। तो रेडियस जहाँ का ज़्यादा होगा वहाँ की जी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, ओहो सॉरी क्वेश्चन में था इक्वेटर टू पोल, मैंने पोल टू इक्वेटर कंसिडर कर लिया, आई एम सॉरी। इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो जी की वैल्यू राइज करती है। इक्वेटर पे कम है, पोल्स पे ज़्यादा है, और इक्वेटर से पोल पे जा रहे हैं तो जी की वैल्यू राइज कर रही है। राइज करने का मतलब इंक्रीजेज। रिमेन सेम तो बिल्कुल गलत है, फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है जी। इंक्रीजेज ध्यान रखिएगा। अगर पोल टू इक्वेटर पूछा होता ना, पोल टू इक्वेटर लिखा होता तब हम लिख देते डिक्रीज कर रही है। इस क्वेश्चन में फिलहाल आंसर हो जाएगा इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल आप इसे कंसिडर कर सकते हो। एट वॉट डेप्थ बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीज्ड बाय 1%। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है, एक आता है डिक्रीज्ड टू 1% और यहाँ पे क्या लिखा है? डिक्रीज्ड बाय 1%। दोनों में डिफरेंस है। मैं डिक्रीज टू 1% अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैं कंसिडर कर रहा हूँ डिक्रीज्ड बाय 1%। कितना परसेंट रह गया? 1% डिक्रीज हो गया तो कितना परसेंट रह गया? 99%। तो जी डैश इज इक्वल टू 99% ऑफ जी। ये बचा है आपके पास। क्वेश्चन का मर्म समझिएगा, मीनिंग समझिएगा, जो स्टेटमेंट लिखा है उसका अर्थ आपको क्लियर होना चाहिए। तो जी डैश इज इक्वल टू 99 जी अपॉन 100। क्वेश्चन जिस तरीके से मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ उसका पैटर्न भी सीखा करो, ये बहुत ज़रूरी है। नाउ अब आपको पता चल गया कि जी डैश की वैल्यू है 99 जी अपॉन 100। नाउ जी एट डेप्थ, फॉर्मूला क्या होता है? जी 1 माइनस डी अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। तो जी एट डेप्थ जो है ना वो यही है जी डैश। तो हमने लिख दिया 99 जी अपॉन 100, जी 1 माइनस डी अपॉन आर, जी से जी ये कैंसिल हो गया हमारा, और फाइनली हमारे पास बचता है 99 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर। अब ये जो माइनस का डी अपॉन आर है ना, इसको लेफ्ट साइड ले जाओ, तो डी अपॉन आर प्लस का हो जाएगा 1 माइनस 99 अपॉन 100। इस तरीके से सॉल्विंग हो जाएगी। सॉल्विंग आप जैसे मर्जी कर सकते हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप मेरा ही मेथड लगाओ, ठीक है, जैसे चाहो वैसे कर दो। तो मैं यहाँ पे इसको ले जाता हूँ, तो डी अपॉन आर ये बन गया हमारा 100 माइनस 99 डिवाइडेड बाय 100, 1 बाय 100
तो d इज इक्वल टू आर अपॉन 100। सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो d बिकम्स, r की वैल्यू कितनी होती है 6400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 100, कैंसिल हो गया, आंसर बना d इज इक्वल टू 64 किलोमीटर। 64 किलोमीटर जब आप अर्थ के अंदर गहराई में जाएंगे तब g की वैल्यू रह जाएगी 99%, इट विल डिक्रीज बाय 1%। ठीक है, होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे मार्किंग करते चलना बेटा है, और क्वेश्चंस को ना सॉर्ट आउट खुद भी करने की कोशिश करो। इन केस अगर आप में से कोई बच्चा बाद में इस वीडियो को देखता है, बाद में इस क्लास को अटेंड करता है, तो जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो वीडियो को पॉज करें, खुद करने की कोशिश करें, उसके बाद जल्दी से 2x की स्पीड पे हमारा सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, नाउ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 स्फेरिकल बॉल्स ऑफ मास 10 kg ईच आर प्लेस्ड 100 मीटर्स अपार्ट। पहले स्फेरिकल बॉल है, दूसरा स्फेरिकल बॉल है, इसका मास कितना है 10 kg, दूसरी बॉल का मास कितना है 10 kg, दोनों का डिस्टेंस कितना दे रखा है हमको 100 मीटर। लो जी, ओके, यहाँ दे रखा है 100 मीटर। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है इसमें तो। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, डायरेक्टली करने वाला हूँ मैं। ठीक है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना हो, मेरे साथ साथ खुद भी करो। इंटू मास हो गया 10 kg, दूसरा मास 10 kg, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना हो गया 100 मीटर्स का स्क्वायर। 100 मीटर्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर कर दो डायरेक्ट। इसके बाद फटाफट से कैलकुलेशन करेंगे हम। तो F इज इक्वल टू ये, दिस बिकम्स, नाउ अब ये 10 और 10, 100 तो कैंसिल कर दो भाई। ठीक है, तो 6.67 और 100 ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 टू द पावर -11 तो पहले से था, 10 टू द पावर -2 ये हो जाएगा, तो फोर्स बिकम 6.67 इंटू 10 टू द पावर -13 न्यूटन। दिस इज द आंसर। अब यही क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता था और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आपके सामने है ही, कोई मुश्किल का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, इन केस अगर गलती हो जाती है, गलती मुझसे भी हो सकती है किसी कैलकुलेशन में, लेकिन अगर गलती हो जाती है उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो, और वो तभी कर पाओगे जब रिवाइज करोगे। और रिवीजन क्वेश्चन एग्जाम में ना तभी कर पाता है कोई बच्चा जब टाइमली क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले। ठीक है, चलो जी अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है दी, अच्छा स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, सॉरी, दी रेडियाई होगा ये मोस्ट प्रोबेबली, रेडियाई ऑफ 2 प्लांट्स। अच्छा ओहो सॉरी बेटा, टाइपिंग मिस्टेक है, ये प्लैनेट्स होगा। ठीक है ना, प्लैनेट्स। रेडियाई ऑफ 2 प्लैनेट्स आर r एंड 2r रिस्पेक्टिवली। ओके, एक प्लैनेट है जिसका रेडियस है r, दूसरा प्लैनेट है जिसका रेडियस है 2r। ठीक है, नाउ अब देयर डेंसिटीज आर रो एंड रो बाय 2, इसकी डेंसिटी है रो, इसकी डेंसिटी है रो बाय 2 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट देयर सरफेस। ओके, एक काम करते हैं, इसको ले लेता हूं मैं a और इसको ले लेता हूं मैं b। तो हमसे मांग क्या रहा है, जी ए रेशो जी बी, ये हमसे मांग रहा है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, मेरे साथ साथ खुद भी करो, और आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो मेरा सॉल्यूशन देख लेना। क्वेश्चन में आपके से कह रहा है कि 2 प्लैनेट्स हमको दे रखे हैं, एक प्लैनेट का रेडियस r है और डेंसिटी उसकी रो है, दूसरे प्लैनेट का रेडियस है 2r, उसकी डेंसिटी है रो बाय 2। दोनों पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी उनका रेशियो निकालो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी का वैल्यू क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, नंबर 1। दूसरी बात सुनना ज़रा, अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम। ठीक है, अब डेंसिटी के मैं क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो मास अपॉन वॉल्यूम कितनी होती है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गई। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3m अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ये किसकी वैल्यू हमारी आ गई, डेंसिटी की। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, ध्यान रखिएगा, ये डेंसिटी की वैल्यू हमारी आ गई। अब मैं आपको कुछ और बात भी बताऊंगा। यहां पर मैं थोड़ा सा स्पेस बेटा बना लेता हूं। ओके सॉरी, बना नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको स्पेस थोड़ा सा क्लैरिफाई, अब हम इसको इनहेंस कर लेते हैं थोड़ा सा। यहां देखिए ज़रा, अब मैंने क्या करा, इसके अंदर हमको चाहिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो मास आ रहा है इसको मैं रिप्लेस करने वाला हूं।
तो इस रिलेशन को मैं इसके साथ रो के साथ कंपेयर करता हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ से मास की वैल्यू निकालूंगा 3m डिवाइडेड बाय 4 पाई r क्यूब इज इक्वल टू रो। तो मास की वैल्यू हमारी बन गई 4 पाई r क्यूब रो डिवाइडेड बाय 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ m। नाउ अब यहाँ से स्मॉल g का वैल्यू क्या बन जाता है? स्मॉल g का वैल्यू बन जाता है g, m की जगह मैंने लिख दिया 4 पाई r क्यूब रो बाय 3, ये हो गई m। g, ध्यान से सुनना, g m अपॉन r स्क्वायर। अब r स्क्वायर है तो ये r से r कैंसिल हो गया, तो फाइनली जो g की वैल्यू हमारी बनेगी g 4 पाई r रो ओवर 3, ये स्मॉल g की वैल्यू बन गई। ये फॉर्मूला बन गया हमारा स्मॉल g का। ना अब इसको कैसे हमने इक्वेट करना है, पहले केस में हम लेके आएंगे, ध्यान से देखिएगा। हमको चाहिए जी ए अपॉन जी बी। जी ए, ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, जी 4 पाई, रेडियस r है और डेंसिटी उसकी दे रखी है रो डिवाइडेड बाय 3 होल डिवाइडेड बाय बी। बॉडी जो है हमारी उसका रेडियस था 2r और डेंसिटी थी रो बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे कैंसिलेशन कर दो जितना हो सकता है, 3 से 3 कैंसिल, g से g कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, रो से रो कैंसिल, 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो फाइनली रेशियो क्या बना 1:1। अब ये क्वेश्चन मैंने तो सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा स्पीड से कर पाएँ, क्योंकि मैंने कई बार एक्सप्लेन करना होता है तो थोड़े से स्टेप बढ़ जाते हैं, लेकिन हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो जिसको ये पल्ले ही ना पड़ा हो कि कैसे कैलकुलेशन हो गई, तो एक बार दोबारा से देखो। क्वेश्चन 1 कहता है एट व्हाट हाइट the height at which the weight of the body becomes 1/16th the way of its weight on the surface of the earth। ओके जी, भाई क्वेश्चन में ये है कि आप एक अर्थ सरफेस से कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे पॉइंट को जिसकी हाइट दे रखी है h, ठीक है जी। अब अर्थ की सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है स्मॉल g, और जब हाइट पे हम चले जाते हैं, कुछ हाइट पे हम चले जाते हैं, वो हाइट कंपैरेबल होनी चाहिए अर्थ के रेडियस के हिसाब से। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा और उसकी वैल्यू आएगी जी डैश, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जी डैश से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको जी एच भी लिख दिया जाता है कभी कभी। नाउ यहाँ पर जो जी डैश का फॉर्मूला होगा वो होगा जी 1 - 2h अपॉन r। जनरली यही फॉर्मूला लिया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। अभी इस क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे नहीं। प्रॉब्लम ये है इस टाइप के क्वेश्चन के साथ कि इसमें ना 2 फॉर्मूले यूज़ होते हैं। एक तो ये सामने आपके लिखा है, दूसरा फॉर्मूला कौन सा यूज़ होता है वो भी समझिए, जी डैश इज इक्वल टू जी r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। अब मैं आपको दोनों फार्मूलाज के बारे में थोड़ी सी डिटेल से बताता हूँ। ये जो फर्स्ट फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला आप वहाँ यूज़ करिए जहाँ h की वैल्यू r के मुकाबले काफ़ी कम है, और दूसरा फार्मूला ये वाला जो फार्मूला है ये वहाँ यूज़ करिए जहाँ पर h की वैल्यू r के मुकाबले कंपैरिजन में है। मींस जैसे रेडियस होता है अर्थ का 6400 किलोमीटर, अब आप 2000 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, 3000 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसी हाइट है जो रेडियस के कंपैरिजन पे है, ठीक है ना, या रेडियस के साथ जिसको कंपेयर किया जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो ये सेकंड नंबर का फॉर्मूला लगाइए। लेकिन अगर h की वैल्यू बहुत कम है r से, तो आप ये फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला लगाइए। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि पता कैसे लगाएंगे कि भाई कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो सुनिए, क्वेश्चन में गिवन है वेट कितना रह गया 1/16, बहुत कम हो गया 1/16, बहुत कम हो गया वेट। और वेट अगर बहुत कम हो गया ना, इसका मतलब जी डैश की वैल्यू बहुत कम हो चुकी है। और जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम जब हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है, उस केस में हाइट बहुत ज़्यादा है। अगर आप 2 किलोमीटर ऊपर चले जाइए अर्थ की सरफेस से, बहुत कम है हाइट रेडियस के मुकाबले। भाई आप देखो अर्थ का जो रेडियस होता है वो कितना होता है 6400 किलोमीटर। अब अगर आप 2 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं, बताइए बहुत कम है ना, तो बताइए जी डैश के ऊपर कोई ज़्यादा फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो जी डैश में कोई ज़्यादा चेंज आएगा भी नहीं, मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा रिड्यूस हुआ नहीं। तो इस केस में ना आप फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला लगाओ।
क्वेश्चन में ये बोला है कि 1/16 रह गया, वेट बहुत कम रह गया, इसका मतलब हम बहुत ऊंचाई पे जा चुके हैं, और बहुत ऊंचाई पे जा चुके हैं तो फॉर्मूला नंबर सेकंड। ये जो सारा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया, अगर समझ आ गया बहुत अच्छा, नहीं तो इसको नोट डाउन कर लो हर हाल में कहीं ना कहीं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला तब लगाना जब h की वैल्यू r के कंपेरेबल हो। ये इक्विवेलेंट का साइन जब बनाया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि लगभग h और r बराबर हैं, लेकिन ये यहाँ पर ये जो साइन बनाया है, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि h की वैल्यू r के कंपैरिजन में है, ये ध्यान रखिएगा ना। अब वेट हो गया 1/16, तो क्या लिखा है हमने, mg डैश, इट बिकम्स mg/16। अब मास तो कांस्टेंट है तो m से m कैंसिल कर दो, तो g डैश बिकम्स g/16। कैलकुलेशन करने का तरीका देखना आप, ठीक है। g डैश की जगह पे क्या लिखोगे, g r/r प्लस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू g/16। नाउ g से g ये भी कैंसिल, r/r प्लस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 का होल स्क्वायर। भाई 16 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है ना जी, 4 का स्क्वायर होता है। तो फाइनली यहाँ पर आप इसको कर सकते हो, थोड़ा सा मैं स्पेस इसकी क्रिएट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, r/r प्लस h इज इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4r इज इक्वल टू r प्लस h, 3r, r इधर जाके लेस हो जाएगा, 3r इज इक्वल टू h। फाइनल आंसर हमारा बन गया 3r। h की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी थी क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में ये वेरिएबल फॉर्मेट में था तो डायरेक्टली आंसर आ गया 3r, लेकिन थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ डाल करके कैलकुलेशन को टिपिकल भी बनाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। अब यहाँ पर आप देखो हाइट कितनी आ रही है, 3 गुना आ रही है रेडियस के। मैंने यहाँ पर लिखा था कि h की वैल्यू r के कंपेरेबल होगी। कंपेरेबल का मतलब यहाँ पर ये है, ध्यान रखना, दोबारा सुन लो, कंपेरेबल का मतलब ये है कि h की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है या रेडियस के आसपास है। 2000 किलोमीटर भी लोगे तो वो भी रेडियस के आसपास मान ली जाएगी। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो फॉर्मूला नंबर 1 ये वाला यूज़ कर लेना, ठीक है। चलिए जी, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ मैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एविडेंस टू शो दैट देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन अर्थ एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन। ओके, ये सन है, ये अर्थ है, ठीक है जी। अब अर्थ जो है वो इसके आसपास गोल गोल घूम रही है, हमको मालूम है। एग्जैक्टली गोल नहीं घूमता है, लेकिन मान लो गोल गोल घूमता है। अब गोल गोल घूम रहा है, इसका मतलब कोई ऐसा फोर्स है जो सन अर्थ के ऊपर लगा रहा है और अपनी तरफ खींच रहा है। इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब ये है कि एक बॉडी दूसरी बड़ी बॉडी के आसपास गोल गोल घूम रही है, तो दिस मीन्स बड़ी वाली बॉडी छोटी वाली बॉडी के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी अपने आप नहीं आता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यहाँ पर कौन सा कारण है, सन और अर्थ के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ये है कि अर्थ को गोल गोल घूमना चाहिए। और बताइए, अर्थ गोल गोल घूमती है? घूमती है। चारों ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन फिट बैठ रही है? ऑप्शन नंबर 4, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अर्थ का सन के आसपास रेवोल्यूशन कवर अप करना या अर्थ का सन के आसपास चक्कर लगाना, ये शो करता है कि सन अर्थ के ऊपर एक ऐसी फोर्स लगा रहा है जो उसे गोल गोल घुमा रही है। वो फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। अब अर्थ का ऑर्बिट कैसा है, ये जिसको मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ, ये अर्थ का ऑर्बिट है, और अर्थ के ऑर्बिट के सेंटर में कौन है, सन। तो सन की दिशा में कौन सी फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सारा का सारा फिनोमिना किस वजह से हम कह पा रहे हैं, क्योंकि अर्थ सन के आसपास गोल गोल चक्कर लगा रही है। फिनोमिना ऑफ डे एंड नाइट इज रिलेटेड टू रोटेशन, उसको कवर अप नहीं करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी हमारा फिट बैठ जाता है बिल्कुल। चलो जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहली बात तो एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहा है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला सुन लो, √2gr, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। नाउ देयर आर 2 प्लैनेट्स, 2 प्लैनेट हैं जी। एक को लिख लेता हूँ मैं P1, दूसरे को मैं लिख लेता हूँ P2। रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज K, ओके। R1/R2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमको, K, ओके। रेशियो ऑफ देयर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके जी।
G1 अपॉन G2 दोनों की अलग अलग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी वैल्यू दे रखी है G। उनकी एस्केप वेलोसिटी का रेशियो बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने के लायक है। एस्केप वेलोसिटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एस्केप वेलोसिटी ऑफ 2। सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, √2 G1 R1 अपॉन √2 G2 R2। कैलकुलेशन करना और भी आसान बन जाएगा। अब कैसे? कंबाइंड अंडर लगा दो, 2 G1 R1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2, यहाँ पे G2, यहाँ पे R2। अब बताइए 2 से 2 कैंसिल हो गया, G1 अपॉन G2, यहाँ पर आप देखो ये बचा G1 अपॉन G2। क्या वैल्यू है G1 अपॉन G2 की? G। तो फॉर्मूला लगाऊंगा मैं √G। R1 अपॉन R2 की वैल्यू क्या दे रखी है हमको? K। ये हो गया GK। अब GK कोई ऑप्शन तो दिया नहीं, ऑप्शन दिया है KG, तो मैं क्या करूँगा, इसको लिख दूंगा KG। अब यहाँ पे रूट कोई लगा नहीं है तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, KG टू द पावर 1/2। अब आप देखिए कौन सा ऑप्शन आता है, KG टू द पावर 1/2, ऑप्शन नंबर A। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन जो ऑप्शन जिस तरीके से दिया गया है ना, वो कंफ्यूज करने का एक तरीका है। होपफुली ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे प्लीज़, ठीक है ना। क्लास अगर ठीक ठाक लग रही हो तो बेटा लाइक ज़रूर कर देना क्लास को, ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करो, चैनल को भी, वीडियो को भी। आगे बढ़ते हैं जी, आपका भी भला हो जाएगा इसमें, हमारा भी भला हो जाएगा और आपके साथी का भी भला हो जाएगा। चलो जी क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 1 किलोमीटर। देखो जी कितनी हाइट आ गई, 1 किलोमीटर। अब बताओ 1 किलोमीटर तो बहुत कम है, तो h इज लेसर देन r। रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। हाइट आपको कितनी दे रखी है? 1 किलोमीटर। कितनी कम है इस केस में? तो जो g का फॉर्मूला होगा, हाइट वाला केस, हाइट वाला, ठीक है ना, G1 - 2h अपॉन r, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हाइट बहुत कम है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। क्वेश्चन करने से प्रैक्टिस हो जाती है, फॉर्मूलाज का नॉलेज बनता है और हमारे क्वेश्चन करने की जो स्किल होती है उसमें इन्हेंसमेंट होती है। नाउ कहता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज सेम एट अ डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके जी, तो GH इज इक्वल टू GD। अब डेप्थ वाला केस का फॉर्मूला क्या होता है? G1 - D अपॉन R। इसमें एक ही फॉर्मूला होता है। यहाँ हो गया 1 - 2h अपॉन R, और ये G से G कैंसिल हो गया। फाइनली आपके पास बचा 1 - 2h अपॉन R इज इक्वल टू 1 - D अपॉन R। 1 से 1 भी लेस कर दो, माइनस साइन से माइनस साइन इग्नोर हो जाएगा। तो चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, माइनस का D अपॉन R, R से R कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, D इज इक्वल टू 2h। h की वैल्यू कितनी थी? 1 किलोमीटर, तो 2 × 1 कितना हो गया? 2 किलोमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। 2 किलोमीटर हमारा आंसर होना चाहिए। 2 किलोमीटर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर C। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से, नहीं तो रिपीट करना अगर समझ में नहीं आता है तो। क्वेश्चन नंबर 5, चलो जी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ फ्रॉम द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छी खासी वैल्यू होती है ये। एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर्स, 11.2 या 11.2 किलोमीटर्स एक सेकंड में, बहुत ज़्यादा होता है ये। इफ़ द बॉडी इज टू बी प्रोजेक्टेड इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री टू द वर्टिकल। ओके जी, क्वेश्चन में बोलता है कि 45 डिग्री पे आप थ्रो कर रहे हो बॉडी को। यहाँ पे आपकी एक बॉडी है, इसको 45 डिग्री पे आप थ्रो कर रहे हो, तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी? इसके बारे में बहुत सरल तरीके से आंसर समझ लो। एस्केप वेलोसिटी एंगल पे निर्भर करता ही नहीं है। एस्केप वेलोसिटी इस एंगल के ऊपर निर्भर कभी करता ही नहीं है, ये याद रखिए। समझ आ गई सभी को? कुछ भी हो जाए, कितना भी हो जाए, एंगल कुछ भी रखो, इतना तो आपको वेलोसिटी देना ही पड़ेगा। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला भी दोबारा से सीख लो, 2gr √ में। ठीक है जी, इसमें एंगल का कोई रोल नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा बन गया? ऑप्शन नंबर A। होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं जल्दी से। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कहता है देयर इज नो, रीजन असर्शन का क्वेश्चन है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स।
देखो जी, ध्यान से समझना इस बात को, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल्स। ध्यान रखिए, अर्थ जब रोटेट करती है ना, वो इस तरीके से रोटेट करती है। ये मान लीजिए अर्थ है, ये है नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल। तो जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है ना, वो यही वाला होता है, पोलर एक्सिस। ऐसे ऐसे करके अर्थ रोटेट करती है इस तरीके से। ठीक है, समझ आ गया पॉइंट? तो अगर कोई व्यक्ति इक्वेटर पे खड़ा है ना, तो वो तो गोल गोल चक्कर काट रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पोलर रीजन पे खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है, तो वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, अपनी जगह पे खड़े होकर के ऐसे ऐसे घूम रहा है इस तरीके से। और इक्वेटर वाला व्यक्ति ऐसे करके गोल चक्कर काट रहा है पूरा। समझ आया? दूसरी बात, यहाँ से ना मैं एक आपको कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, ऑल्दो ये 11th क्लास के सिलेबस में अब है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी देख लो। ये जो एंगल होता है ना, इसको मान लीजिए मैंने लैम्डा लिख दिया, ठीक है ना। इस एंगल के हिसाब से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर इफेक्ट आता है। ज़्यादा डिटेल में मैं इसकी नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ। अब पोलर रीजन पे ना जो भी व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसको कोई खास असर पड़ने वाला है नहीं रोटेशन से, क्योंकि उसने अपनी जगह पे ऐसे ही घूमना है। बाकी जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना, जितनी भी लोकेशंस होती हैं बाकी, जैसे एक पॉइंट ये ले लिया A, दूसरा पॉइंट ले लिया B, तीसरा पॉइंट ले लिया मैंने C, सब पे एंगल की वैल्यू बदल गई। जब एंगल बदल गया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर असर आएगा। ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया हमारा ट्रू। सिर्फ ये पोल्स के लिए है, अगर यहाँ पे पोल्स नहीं लिखा होता ना, तो मैं इस स्टेटमेंट को फॉल्स कर देता। ठीक है। दूसरी बात, रोटेशन ऑफ द अर्थ इज ऑलवेज अबाउट पोलर एक्सिस। यस, बिल्कुल ठीक है, ट्रू। अब ये दोनों केस हमारे ट्रू हैं और दोनों आपस में रिलेटेड हैं। तो जब दोनों ट्रू हैं और दोनों आपस में रिलेटेड हैं, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन नंबर ए आप टिक कर दो। दोनों स्टेटमेंट जब ट्रू होती हैं तो उसमें दो आंसर बन सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए भी, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट रीजन और असर्शन आपस में रिलेटेड हैं तो ऑप्शन नंबर ए, और रीजन असर्शन आपस में रिलेटेड नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी। फिलहाल इस केस में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ जल्दी से। ये भी रीजन असर्शन है। कॉमेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, बिल्कुल ठीक बात है। कॉमेट्स जो होते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं उसको धूमकेतु, ये ऐसे करके घूमता है। ये भी इलिप्टिकल, परफेक्ट इलिप्टिकल नहीं है, अंडाकार शेप कह लो इसको, इस तरीके से कुछ कुछ। ठीक है, ये बात तो ट्रू है जी। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दी कॉमेट ड्यू टू सन इज नॉट नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब यहाँ पे होता है 90 डिग्री, बिल्कुल ठीक बात है। 100% फोर्स 90 डिग्री पे नहीं लग पाता है, ठीक है ना, कोई दूसरे एंगल भी इसमें हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एवरी कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ द कॉमेट इज जीरो, बिल्कुल ठीक है भाई। पहली बात तो ये है, ध्यान से सुनो ज़रा, मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ये जो रीज़न लिखा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, ये फॉल्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल होता है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करती। और जो चीज़ पाथ पे डिपेंड नहीं करती वो होती है कंजर्वेटिव। तो सबसे पहली बात तो ये समझो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इट इज़ ऑलवेज कंजर्वेटिव। ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी जो, सॉरी, यहाँ पे जो रीज़न है ये तो हो गया भाई फॉल्स। ठीक है, नंबर 1। अब रीज़न फॉल्स का ना केवल एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर तो डायरेक्टली टिक कर दो भाई, लेकिन फिर भी एक डिस्कस कर लेते हैं एक पॉइंट पे। रीज़न हो गया फॉल्स, अब असर्शन ट्रू कैसे, वो भी सुन लो। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, उसके द्वारा किया जाने वाला वर्क निर्भर करता है पोजीशन के ऊपर। कहाँ से शुरू किया, यहाँ से, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। कहाँ पे एंड किया, घूम फिर करके जब यहाँ आए तो यही हो गया हमारा फाइनल पॉइंट या एंड पॉइंट। और जब सेम पॉइंट हो गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन की वैल्यू भी जीरो। तो ओवरऑल रीजन असर्शन हमारा ट्रू है, रीजन हमारा फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर सी हमने टिक कर दिया, दिस इज द आंसर। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक है ना। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी ये। What is the relation between height and h and depth d for the same change in g? ओके, इस क्वेश्चन की एक ट्रिक समझ लो भाई। इस क्वेश्चन की ट्रिक है कि जी एच इज इक्वल टू जी डी, और यहाँ पे एक ही फॉर्मूला लगेगा, जी 1 माइनस 2h अपॉन आर, ये वाला, ये हाइट के लिए। दूसरा वाला फॉर्मूला नहीं, जो फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था वो मत लगाना इसमें। और जी 1 माइनस डी अपॉन आर, तो जी से जी हमारा कैंसिल हो गया। फाइनली 1 माइनस, मैंने भी करके भी दिखाया था, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन यार, कोई नहीं, चलो प्रैक्टिस ही हो जाती है। ये माइनस से माइनस भी इग्नोर कर दो, और 2h अपॉन आर इज इक्वल टू डी अपॉन आर, आर से आर कैंसिल, तो डी की वैल्यू बन गई हमारी
2h। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया वो अच्छे तरीके से। चलो जी, 9th नंबर क्वेश्चन भी रीजन असर्शन है। इफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट इज लेसर देन अर्थ देन एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज लेसर टू। ओके, अगर जी की वैल्यू कम है तो एस्केप वेलोसिटी भी कम होगा। ट्रू या फॉल्स? सुनिए, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gr। ठीक है ना जी, तो एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू √g। इसके हिसाब से अगर जी कम करोगे तो एस्केप वेलोसिटी कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, एसर्शन हमारा ट्रू है। एसर्शन कह भी यही रहा है कि अगर जी की वैल्यू कम करोगे तो एस्केप वेलोसिटी कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। नाउ रीजन पे आ जाओ। एस्केप वेलोसिटी जस्ट डिपेंड्स ओनली ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एस्केप वेलोसिटी, रीजन कहता है एस्केप वेलोसिटी ओनली, यहाँ पे एक वर्ड है ओनली, ओनली सिर्फ जी के ऊपर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन में कहता है, जबकि ऐसा नहीं है। इस फॉर्मूले के हिसाब से एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू √r ऑल्सो। एस्केप वेलोसिटी r के ऊपर भी तो निर्भर कर रहा है, तो रीजन हमारा कायदे में तो फॉल्स है भाई, क्योंकि अगर इसमें ओनली का वर्ड ना लिखा हो तो इसे ट्रू माना भी जा सकता है। एस्केप वेलोसिटी सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे निर्भर कर रहा है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर बढ़ते हैं जल्दी से, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास में। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट एट हाइट 80 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। ओके जी, हाइट कितनी दे रखी है हमको? 80 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो ध्यान से समझने वाला है। रेडियस ऑफ द अर्थ इज 640 किलोमीटर, ये गलत दिखा भाई रेडियस होना चाहिए 6400 किलोमीटर। ठीक है जी। दूसरी बात, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है, तो सैटेलाइट जिस वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करता है दैट वेलोसिटी इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, और इसका फॉर्मूला होता है gm √gm/r। ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल फार्मूला यही होता है। अब इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, उसकी वजह क्या है? h की वैल्यू दे रखी है 80 किलोमीटर्स। देखिए, अब 80 किलोमीटर इज लेस देन r, सॉरी यहाँ पे ना रेडियस की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। अब 80 किलोमीटर उसके सामने तो बहुत कम है ना। जब h की वैल्यू 80 किलोमीटर जो कि बहुत कम है, उस केस में इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई हम करेंगे। क्या लिखेंगे? gm/r + h। सबसे पहली बात, नाउ सिंस h इज लेसर देन r, तो देयरफॉर ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी बिकम्स √gm/r। अगर h की वैल्यू बहुत कम होती है कैपिटल R से, तो उस केस में h को इग्नोर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझिए, gm का फॉर्मूला क्या होता है? gr²। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्मॉल g का फॉर्मूला होता है gm/r²। तो यहाँ से ना gm की वैल्यू बन जाती है gr²। बहुत जगह यूज़ होता है ये। अब एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या बचा? √gr। अब वैल्यूज़ प्लेस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे वैल्यूज़ प्लेस कर सकते हैं आप। यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी बिकम्स √ ये हो गया 9.8। अब यहाँ पे एक और बात सुनने की है, मीटर/सेकंड² होती है इसकी वैल्यू। रेडियस दे रखा है हमको 6400 किलोमीटर, किलोमीटर के साथ मीटर का मेल नहीं है, तो क्या करो 9.8 मीटर/सेकंड² इंटू 6400 इंटू 1000, ये हो जाएगा मीटर में। अब कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 9.8 ये हो जाएगा मीटर² और ये हो जाएगा पर/सेकंड² इंटू 6400 इंटू 1000। ठीक है, कैलकुलेशन का मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ, उसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कैसे करोगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी आपने ऐसे लिखा, √ लगाया 98/10, डेसिमल हटा दिया तो 10 लग गया। ठीक है, इंटू 64। अब यहाँ पे इसके बाद 2 ज़ीरोज़ हैं, 1 2, उसके बाद है 1000। अब एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल कर दो, और यूनिट में क्या दिया था? मीटर/सेकंड²। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया यहाँ पे। ठीक है ना। अब ये देखिए 100 और 100 दो बार आ गया, तो रूट से बाहर आ जाएगा सिर्फ 100। 64 का रूट क्या होता है? 8। 98 को क्या लिखोगे? 2 × 49। अब दूसरी बात, ये जो मीटर² और पर/सेकंड² है, इसको जब रूट के बाहर ले आओगे तो ये बन जाएगा मीटर/सेकंड। ध्यान देना, मीटर/सेकंड। अब ये बन गया हमारे पास 800
इंटू 49 का रूट होता है 7 इंटू √2 की वैल्यू होती है 1.4 मीटर पर सेकेंड। होपफुली पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे स्टेप फॉलो करो, मैं तो एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट बता रहा हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। अब इसके बाद आपने डेसिमल हटाया यहाँ से, ये देखिए डेसिमल यहाँ से हटाएंगे तो आ जाएगा 0, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 7 इंटू 8 होता है 56 इंटू ये हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। अब ये मीटर पर सेकेंड है, हमारी ऑप्शंस थी किलोमीटर पर सेकेंड में, तो हम क्या करेंगे इसको 56 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो ये बन जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड। अब 56 इंटू 14 आप कर दो तो ये बन गया 4, ये बन गया 7 8 डिवाइडेड बाय 1000, ये ठीक लिख रहा हूँ मैं, 56 इंटू 14 24 और इसमें कहीं मिस तो नहीं हो रही कोई कैलकुलेशन यार। एक चीज़ गड़बड़ हो गई, देखो ध्यान से, यहाँ पे ना 0 था ये, तो यहाँ पे एक 0 बेटा और आएगा एक्स्ट्रा, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 0 यहाँ पर, ये हो जाएगा, ठीक है, फाइनली इट बिकम्स 7.84 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इलेबोरेटेड वे में लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी, 7.84 किलोमीटर पर सेकेंड। नाउ दिस इज द आंसर। ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं जल्दी से, ऑप्शन ये लो जी, 7.84 किलोमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ, सुनिए, हमने क्या करा था, हमने एच को इग्नोर कर दिया था। ये 80 किलोमीटर थी ना, अगर यही होता 800 किलोमीटर या 8000 किलोमीटर तो हम एच को इग्नोर नहीं कर सकते थे। उस केस में हमको फॉर्मूला लगाना पड़ता ये वाला, फिर हमको ये यूज़ करना ही पड़ता हर हाल में। अभी तो हमने यूज़ कर लिया, आसान हो गया हमारे कैलकुलेशन, क्योंकि हाइट की वैल्यू बहुत कम थी। हर बार हाइट की वैल्यू बहुत कम नहीं मिलेगी, ठीक है ना। 6 केसेस हमको दे रखे हैं, हमको सभी में ये बताना है कि स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। नाउ नंबर 1, एरियल वेलोसिटी में बी डिफाइंड एज द एरिया स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर इन अ यूनिट टाइम। देखो जी, एरियल वेलोसिटी, सबसे पहले आप ये याद रखो, एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय टाइम। केपलर्स का सेकंड लॉ आता है ये ग्रेविटेशन में। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि क्वेश्चंस हमको काफ़ी सारे कवर करने हैं, लेकिन फिर भी रफ ऑर्डर में आपको कंसेप्ट को क्लियर करने में मदद करूंगा, ठीक है ना। नाउ एरिया अपॉन टाइम, एरिया कवर्ड बाय द प्लैनेट इन अ यूनिट टाइम और इन अ गिवन टाइम। कोई भी, जैसे अर्थ हम कंसिडर कर लेते हैं, अर्थ ना सन के आसपास चक्कर लगा रही है, ठीक है, तो 3 महीने में मान लीजिए, लेट से मैं इसको एग्जाम्पल के रूप में ऐसे डायग्राम बना देता हूँ। ये देखिए, ये सन है, ये अर्थ है। एक्चुअल वे में तो अर्थ इस तरीके से ट्रैवल करती है। तो फर्ज करिए 3 महीने में ना A to B, 3 मंथ्स यानी कि 90 डेज, A to B गया। दूसरी बात, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ C और यहाँ ले लेता हूँ D, और C से D भी जो अर्थ ट्रैवल करी उसने भी 3 मंथ्स लिए, यानी कि 90 डेज। यहाँ पर भी 90 डेज और दूसरे केस में भी 90 डेज। तो आप ये देखो, ये सेक्टर बना हमारे पास, ये देखिए, दूसरा सेक्टर बना C और D के साथ, दोनों का एरिया सेम होगा। इसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी का कांस्टेंट होना। एरियल वेलोसिटी का मतलब एरिया अपॉन टाइम, और एरियल वेलोसिटी का कांस्टेंट होना का इसका मतलब ये होता है कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर किया जा रहा है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है स्वेप्ट, स्वेप्ट का मतलब एरिया कवर्ड, ठीक है ना, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। 2 spheres of same material and same radius are touching each other. Okay, then the gravitational force between them is proportional to r to the power 4. अब यहाँ पे ना थोड़ी सी आपको उलझन हो सकती है, मैं फटाफट ये पोर्शन डिलीट कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 का मैं स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमको सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है। देखिए, 2 स्फीयर्स हैं, एक स्फीयर है, दूसरा स्फीयर है। अच्छा, यहाँ पर बोलता है दे आर टचिंग ईच अदर। देखिए ज़रा, रेडियस स्फीयर का आर है, दोनों स्फीयर का रेडियस आर है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से इसको हटा करके दोनों स्फीयर को साथ साथ बना देते हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारे पास एक स्फीयर, यहाँ ले लेता हूँ मैं एक स्फीयर इस तरीके से,
दूसरा स्फीयर हमारा हो गया इस तरीके से, और दोनों का रेडियस r है, तो एक सेंटर से दूसरे सेंटर को ज्वाइन करेंगे जब आप, तो ये भी r, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 2r। ये याद रखिएगा, जो ग्रेविटेशनल लॉ होता है उसके फॉर्मूला में जो ये फॉर्मूला वैल्यूज़ लिखते हैं m1 m2 ओवर r स्क्वायर। अब यहाँ पे r का मतलब रेडियस नहीं होता है, r का मतलब होता है एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये जो r आप लिखेंगे ना, इस r की जगह आपको क्या लिख के लाना पड़ेगा 2r। अब कैलकुलेशन पे ज़रा फोकस करिएगा, F इज इक्वल टू जी। अब क्योंकि आइडेंटिकल बॉडीज़ हैं, यहाँ आप देखो लिखा है 2 स्फीयर्स ऑफ सेम मटेरियल। अब कहने को तो ये क्वेश्चन फिलिप्स है, ये सॉरी ट्रू फॉल्स है, लेकिन इसके साथ ना डिटेल कंसेप्ट जुड़ा हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस को जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और ट्रू फॉल्स तो चुटकी बजाने का काम है। फिर देखिए यहाँ पर सेम मटेरियल दिया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों के मास को सेम ले लेता हूँ, ठीक है, m डिवाइडेड बाय 2r का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि m इंटू एम क्या बन गया, तो जी एम स्क्वायर ओवर 4r स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमको क्या गिवन था, r टू द पावर 4, ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है हमसे, ये r टू द पावर 4 ये कहाँ से आएगा, अगर आएगा भी या नहीं आएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा इलेबोरेट करिए इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे करना है। मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब क्योंकि स्फीयर है तो वॉल्यूम क्या हो गई 4/3 पाई r क्यूब, और साथ में हो गई डेंसिटी रो। तो फाइनली जब हम फोर्स की वैल्यू इलेबोरेट करते हैं तो जी हमने ऐसे लिखा, m स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब रो। अब क्योंकि m स्क्वायर है तो मैं 2 बार लिख देता हूँ, 4/3 पाई r क्यूब रो डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक और चीज़ है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करिएगा, इस बात को समझिएगा ज़रा। 4r स्क्वायर तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे ना रेडियस हमने कितना लिया था, स्मॉल r, यहाँ पर भी रेडियस स्मॉल r है। तो जब आप वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये जो कैपिटल R है इसकी बजाय आप लिख सकते हो स्मॉल r। अब ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली जब वॉल्यूम लिखा जाता है ना, तो एक बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, यार हमारी भी, मेरी तो है ही, जब भी मैं किसी बॉडी का वॉल्यूम लिखूंगा ना, स्फीयर का खास तौर पे, तो 4/3 पाई r क्यूब लिखूंगा जब मैं कैपिटल R यूज़ कर जाता हूँ। तो इस बात का ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में, यहाँ पर रेडियस स्मॉल r हमने लिखा था, तो इसको भी मैं चेंज करके स्मॉल r कर देता हूँ। तो F बिकम्स जी 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इंटू रो, यहाँ पर दोबारा से 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर। अब r स्क्वायर है तो ये r कैंसिल हो गई, यहाँ पर 2 पावर कैंसिल हो गई। अब एक 4 से एक 4 ये भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो हमारे पास बचता है रिलेशन, वो क्या बचता है वो देखिए यहाँ पे, F इज इक्वल टू जी इंटू 4/3 पाई का स्क्वायर 2 बार आ रहा है, ठीक है ना, इंटू r टू द पावर 4, डेंसिटी भी स्क्वायर में आ रही है और डिनोमिनेटर में 1 3 और आ रहा है। तो आप सारी चीज़ों को ना हटा दो, क्योंकि जो आपका ट्रू फॉल्स की सेकंड स्टेटमेंट गिवन है उसमें ना r टू द पावर 4 के ऊपर फोकस किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हटा दो। कौन कौन सी हटा दो, ये वाला सारा पोर्शन हटा दो आप, और ये वाला सारा पोर्शन हटा दो। जब ये सारी चीज़ें कांस्टेंट आप ट्रीट कर लोगे तो बताइए फोर्स की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, r टू द पावर 4। आ गया देखो क्वेश्चन, कहने को तो ट्रू फॉल्स है जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन अगर आप डिटेल से समझोगे ना तो ये पूरा का पूरा एक कंसेप्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू हो जाती है, ठीक है जी। नाउ अब जल्दी से हम बढ़ते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 के ऊपर। स्टेटमेंट नंबर 3 कहती है ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। भाई यस और नो, ट्रू है भाई। ये कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं, जो पाथ पे डिपेंड ना करे। अब अर्थ जब सन के आसपास ट्रेवल करता है, ये समझिएगा ज़रा इस बात को, ये सन है और अर्थ इसके आसपास जब ट्रैवल करता है ना, तो जो भी वर्क होगा वो पोजीशन के ऊपर निर्भर करेगा, ना कि पाथ के ऊपर। अब अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट में ट्रैवल करे या सर्कुलर ऑर्बिट में ट्रैवल करे, इससे कोई खास वर्किंग नहीं करनी है हमको ये समझना है कि जो वर्क होगा, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क होगा, वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, अर्थ कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे खत्म हुआ, मतलब कहाँ पे जाकर के रुका। रुकने का सेंस कहने का ये है, अर्थ रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का यहाँ पे सेंस है कि हमने जो 2 पॉइंट कंसिडर करे उनकी लोकेशंस के ऊपर निर्भर करेगा कि कितना वर्क हुआ, ना कि अर्थ ने कौन सा पाथ फॉलो किया। तो इसके हिसाब से ये थर्ड स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई, कंजर्वेटिव फोर्स जो कि पाथ के ऊपर निर्भर ना करे। याद रखने वाली एक बात है कि पाथ के ऊपर निर्भर करने वाला जो फोर्स होता है दैट इज फ्रिक्शन। ये एग्जाम्पल याद रख लो, ठीक है ना, एग्जाम्पल याद रखो, वो नॉन कंजर्वेटिव में आ जाता है।
फोर्थ पॉइंट पे आइए, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो ओनली एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इसका मतलब क्या होता है ज़रा समझिएगा। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। बस कोशिश करो कि साथ साथ ना थोड़ी प्रैक्टिस होती रहे क्वेश्चंस की। जब भी क्लास अटेंड करते हो ना तो नोटबुक और पेन अपना साथ में लेके बैठा करो, खुद भी कुछ करने की कोशिश करा करो साथ साथ, उससे आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना। अभी यहाँ पर हमसे क्या बोलता है क्वेश्चन में, द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो ओनली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। अच्छा इनफाइनाइट है, मैंने शायद फाइनाइट डिस्टेंस स्टडी कर लिया। देखो जी, मैं अब आपको ना 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे फोर्स लिखो सबसे पहले, G(m1 m2) डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, इनफाइनाइट ले लो। आंसर क्या आएगा बताओ, इनफाइनाइट का स्क्वायर करोगे आंसर क्या आएगा, फाइनली जीरो, फोर्स की वैल्यू जीरो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ले लो, -G(m1 m2) डिवाइडेड बाय R। अगर R की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा तो डिनोमिनेटर इनफाइनाइट होने की वजह से जीरो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ले लो, माइनस का Gm/R। अब स्मॉल r की जगह कैपिटल R भी हो सकता है किसी किसी फॉर्मूला में, किसी किसी केस के ऊपर निर्भर करता है वो। अब R की वैल्यू यहाँ पर भी इनफाइनाइट होगी तो फाइनल आंसर क्या आएगा, जीरो। ठीक है ना। तो ये याद रखो, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, जो भी आप बात कहो, सबके डिनोमिनेटर में आ जाता है R या R²। तो जब R की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करोगे ना तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो फाइनली ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू हो गया। चारों ट्रू फॉल्स हमारे ट्रू निकल के आ रहे हैं अभी तक। अगले केस पे आते हैं। देखिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू डज नॉट वैरी विद चेंज इन इंटरवेनिंग मीडियम और टेम्परेचर और प्रेशर। बिल्कुल ठीक बात है भाई, ये भी ट्रू हो गया। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल वर्ड जो यूज़ करते हैं ना हम इसके साथ, उसका मतलब यही है कि इसकी वैल्यू हर जगह पे सेम है और किसी चीज़ की वजह से इसमें कोई चेंज महसूस नहीं किया जाएगा, या किसी वजह से किसी भी दूसरे फैक्टर में चेंज लाने की वजह से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू में कभी कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है ना। पूरे यूनिवर्स में एक ही वैल्यू इसका लिया जाएगा। ये ट्रू हो गई। सिक्स्थ स्टेटमेंट पे आते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्लैनेट और सैटेलाइट इज ऑलवेज कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ द ऑर्बिट। ओके जी, देखो जी, इसको क्या आप लिख सकते हो। मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ यार ज़रा। यहाँ पर आता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्लैनेट। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, देखो जी, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। अब यहाँ से आप कहोगे कि भाई रेडियस के ऊपर तो निर्भर कर रहा है ये, तो इसके लिए कुछ और बात भी समझ लो। एल का एक और फॉर्मूला होता है I ω। आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगर बॉडी की शेप में आप, बॉडी की शेप में, ऑर्बिट में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बॉडी की शेप में कोई चेंज करोगे ना तो आई चेंज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आई चेंज होगा ओमेगा की वैल्यू बदल जाएगी। अगर आई डिक्रीज होगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, और उल्टा भी कर सकते हो, वाइस वर्सा। तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू सदाबहार कांस्टेंट बनी रहेगी। ठीक है ना। एक तो ये आंसर हो सकता है, मतलब ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है, तो उसके हिसाब से ये ट्रू बनती है स्टेटमेंट। ये फॉर्मूला ना कई बार मिसलीड कर जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कभी भी ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको एक उदाहरण भी देना चाहता हूँ। 12th क्लास में एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का केस आता है, उसका एक फॉर्मूला होता है Q/ε और दूसरा फॉर्मूला होता है E.ds। अब किसी क्वेश्चन में तो यूज़ होता है E.ds और किसी क्वेश्चन में यूज़ होता है Q/ε। तो ना कई बार बच्चे मिसलीड हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस में ना जो मैं बता रहा हूँ आपको उसी तरीके से सॉल्विंग करिएगा। फिलहाल अभी आपके लेवल पे इतनी बात समझ लेना भी पर्याप्त है। जैसे जैसे फर्दर स्टडीज़ करोगे तो आपके प्रोफेसर जो भी आपको पढ़ाएंगे वो आपको और ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। दूसरी बात, एक और कंसेप्ट हम कवर कर लेते हैं इसमें, जो आपका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है उससे रिलेटेड ज़रा बात समझिएगा। टॉर्क इज इक्वल टू dl/dt ये होता है। अब जब भी प्लैनेट रिवॉल्व करता है ना सन के आसपास, तो टॉर्क की वैल्यू जीरो होती है उस समय। ठीक है। और टॉर्क की वैल्यू अगर जीरो होगी तो dl/dt भी जीरो हो गया, और किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन अगर जीरो है तो वो चीज़ क्या हो गई, कांस्टेंट। तो दिस मीन्स L बिकम्स कांस्टेंट। यही हमसे बोल रहा है यहाँ पर, L मीन्स एंगुलर मोमेंटम। एक और चीज़ भी समझ सकते हो, एक थोड़ा सा इलेबोरेशन और भी दे देता हूँ। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। ठीक है जी। अब जब इसको ओपन करो, RF साइन थीटा। अब यहाँ पे या तो साइन थीटा 0 डिग्री ले लिया जाता है या फिर साइन थीटा 180 डिग्री, सॉरी थीटा की वैल्यू 180 डिग्री ले ली जाती है। दोनों में से कई बार कुछ भी ले लेते हैं, किसी किसी आंसर में 180 है, किसी किसी जगह पे 0 डिग्री भी आपको मिल जाएगा। तो साइन 0 पुट करो तब भी 0, साइन 180 पुट करो तब भी 0। तो फाइनली ये क्या हो गया, ये वैल्यू बन गई आपकी 0। और जब 0 ये बन गया तो पूरा टॉर्क की वैल्यू भी क्या बनी, 0।
पूरा फाइनल आंसर भी ज़ीरो बन गया ना। तो जब टॉर्क ज़ीरो हुआ, अल्टीमेटली हम निष्कर्ष पे क्या पहुँचे कि जब टॉर्क की वैल्यू ज़ीरो हुई, यहाँ पर ये टॉर्क की वैल्यू जब ज़ीरो हुई तो एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू हो गई। दूसरे तरीके से कैसे भी समझ लो, मैंने तो आपको बहुत सारे एलैबोरेशन दे दिए, होपफुली आपको समझ में भी आ गए होंगे ये सारे, है ना। ठीक है जी, अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर बढ़ते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर टू में फिलिप्स आ गए हमारे। फिलिप्स और ट्रू फॉल्स को ना बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी चाहिए, बड़ा फ़ायदा मिलता है इन चीज़ों से। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है, व्हेन अ बॉडी इज ब्रॉट क्लोजर टू द अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस का Gmm/r। और जब कोई बॉडी अर्थ के नज़दीक लाई जा रही है, यानी कि आर की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जब आर डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। समझ आ गया। अब ध्यान से सुनना ज़रा, नेगेटिव में जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है असलियत में। अब ये u की वैल्यू यहाँ पे ना, पता है अजीब सी बात ये आ जाती है कि अगर हम इसको नेगेटिव साइन नहीं लेते, मान लीजिए हम नेगेटिव साइन हटा देते, तो डायरेक्टली आप बोल देते भाई r की वैल्यू रिड्यूस हुई तो u की वैल्यू जो है हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे दिया हुआ है नेगेटिव साइन, तो u की वैल्यू इंक्रीज तो हो रही है मैग्नीट्यूड की टर्म्स में, लेकिन नेगेटिव में जो बड़ा नंबर होता है वो वास्तव में छोटा होता है। तो फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा आपका, डिक्रीजेज या रिड्यूसेस। इस कंसेप्ट को अगर ये समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार देख लेना, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है, वीडियो को रिवाइंड करके भी देख लेना, ठीक है, ज़रूरी है। अगर नहीं समझ में आया तो समझ आ गए तो बल्ले बल्ले। चलो जी, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ। ओके जी, अब ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या होती है, ज़रा इसको समझो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसमें, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी में आपको 12th क्लास का एक कंसेप्ट रिलेट करता हूँ। 12th क्लास में एक फॉर्मूला होता है कूलम फोर्स, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r², और एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड Q/r²। इसमें एक ही चार्ज आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना जनरली बन जाता है फोर्स अपॉन चार्ज। अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस केस में भी आप ग्रेविटेशनल फोर्स कंसिडर कर सकते हो। ग्रेविटेशनल फोर्स को मास से डिवाइड कर दोगे ना तो वो आपका बन जाएगा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, मैं इसको G इंटेंसिटी लिख देता हूँ, ठीक है। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बिकम्स फोर्स अपॉन मास। नाउ फोर्स अपॉन मास, ये फॉर्मूला याद भी कर लेना, ठीक है। फोर्स अपॉन मास Gm/r², ये बन गया आपका। कैसे आया एक बार और देख लो थोड़ा सा। F इज इक्वल टू क्या होता है, Gmm/r²। m1 m2 को कैपिटल M स्मॉल m भी लिख सकता हूँ मैं। तो F अपॉन m क्या बन गया, स्मॉल m, Gm डिवाइडेड बाय r²। F अपॉन m क्या हो गया, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। अब इसका सिंबल कई जगह दे दिया जाता है, कई जगह लिख भी दो ऐसे ही, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई जगह U लिख देते हैं, कई जगह E लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता खास उससे। बस आप ये ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनका सिंबल ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेसिफाई करो ना। अब ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया। अब क्वेश्चन में बोलता क्या है हमसे, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ। अब इसको थोड़ा इलेबोरेट करता हूँ मैं, देखिए ज़रा, थोड़ी सी स्पेस और क्रिएट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, नेगेटिव ऑफ, हमने लिखा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज इक्वल टू Gm/r²। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या लिखना है, मैं क्या लिखने वाला हूँ, माइनस मैंने ऐसे लिखा, फिर मैंने लिखा Gm/r, और फिर मैंने 1/r बाहर कर दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप कहेंगे मैं अपनी तरफ से माइनस कैसे लिख सकता हूँ, अपनी तरफ से तो मैं प्लस ही लिख सकता हूँ, ऐसे तो मैं चेंज कर नहीं सकता। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर एक और माइनस लाइन लगा देता हूँ, दो माइनस साइन हो गए, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। अब बताइए ये वाली टर्म हमने लिखी और ये वाली टर्म हमने लिखी, दोनों में कोई अंतर तो नहीं है। r इंटू आर करोगे तो r², और माइनस करोगे तो प्लस। अब यहाँ पर आप देखो तो ये ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी हमारी क्या बन गई, माइनस
ये वाला जो टर्म है हमारा, गौर से सुनिएगा, ये वाला जो टर्म है इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय आर। ये जो येलो कलर से मैंने मार्क करा है ये बन गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और ये वाला आर मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बिकम्स नेगेटिव ऑफ वी अपॉन आर। और वी अपॉन आर, वी का मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, आर का मतलब डिस्टेंस, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को जब डिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो इट बिकम्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। बहुत बढ़िया बढ़िया टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, इसको अच्छे से समझ लेना, एग्जाम में बड़ी मदद करेगा। तो इस पॉइंट का हम आंसर क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ऊपर वाले का आंसर हमारा बना था डिक्रीजेस। चलो जी अगले पॉइंट पे आते हैं अब हम। यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा क्या है, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना प्लीज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। अब अर्थ की जब आप सेंटर पे चले जाओगे तो जी की वैल्यू हो जाएगी 0। अर्थ के सेंटर पर जाने पर जी की वैल्यू हो गई 0, और जी की वैल्यू जब 0 हो गई तो डिनोमिनेटर में 0 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो इस पॉइंट का आंसर हमारा बन गया इनफाइनाइट। ठीक है जी। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन डैश ऑफ द प्लैनेट एंड डैश ऑफ द ऑर्बिट। ओके जी, ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारी क्या होती है, ये भी इसका भी फॉर्मूला भी समझ लो यार। ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब होता है जिस वेलोसिटी के साथ प्लैनेट या सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दी सन। मतलब प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दी सन किस वेलोसिटी के साथ, और सैटेलाइट की बात करो तो वो वेलोसिटी जिससे सैटेलाइट रिवॉल्व करता है अराउंड दी प्लैनेट। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला तो होता है जी आर, ठीक है ना, लेकिन ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है। एक्चुअल फॉर्मूला है √GM/r, ये फॉर्मूला है जी। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट भी कर देता हूँ। √GM हमने ऐसे लिखा, ये हो गया कैपिटल R + H। GM की जगह लिखा आपने GR², और अगर अर्थ के सैटेलाइट जो है वो अर्थ के बहुत नज़दीक है तो H की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ आ गया R से R कैंसिल, तो बन गया ये √GR जो मैंने यहाँ पर लिखा था। लेकिन एक्चुअल फार्मूला क्या है, एक्चुअल फार्मूला ये है। ठीक है, अब M हो गया मास ऑफ द अर्थ। अब हम सैटेलाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी हम उसकी बात कर रहे हैं, तो ये m जो है वो मास ऑफ द अर्थ हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिपेंड्स ऑन मास ऑफ प्लैनेट। ठीक है जी, एंड अब ये r हो गया रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ये हो गया रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, तो ये बन गया हमारे पास रेडियस ऑफ ऑर्बिट। होपफुली ये दोनों क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से इन कंसेप्ट्स को समझ जाइए। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बढ़ते हैं जी। नाउ जी क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाय विच कर्व विल द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस r विद डिस्टेंस बी डिपिक्टेड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, -GM/r, ये होता है जी फॉर्मूला। पहली बात तो नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव में यहाँ पे ना देखो कुछ ट्रिक्स भी होते हैं ग्राफ को समझने की। अब ये नेगेटिव आंसर दिया हुआ है, नेगेटिव फॉर्मूला होता है, तो ये जो पॉजिटिव वाला ग्राफ है इसको तो कट कर दो आप, ये तो हो ही नहीं सकता। अब आंसर होगा या तो B, C या D, है ना। अब यहाँ पे 3 केस आते हैं, ज़रा इसको समझिएगा प्लीज़। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक हॉलोस्फीयर ले लिया, एक पॉइंट मैंने लिया A, ये हो गया आउटसाइड दिस स्फीयर। ठीक है जी, सॉरी, ये हो गया हमारा आउटसाइड द स्फीयर। यहाँ पे मैं पॉइंट लेता हूँ B ऑन द सरफेस, ठीक है, और यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेता हूँ कोई C इनसाइड। बड़ा अच्छा केस है ये। सबसे पहले तो ये याद रखो, अगर आप A पॉइंट पे पोटेंशियल निकालोगे तो लिखोगे -GM/r। दूसरी बात, अगर आप B पॉइंट पे पोटेंशियल निकालोगे तो उसका फॉर्मूला लिखोगे -GM/R। अब इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपके फॉर्मूला भी स्ट्रांग हो रहे हैं, तो प्लीज़ मार्क आउट करते जाइएगा और नोट डाउन करते जाइएगा। ये स्मॉल r क्यों लिखा, यहाँ पे कैपिटल R क्यों लिखा, उसकी वजह ये है कि स्मॉल r का फॉर्मूला होता है R + H। ठीक है जी, अब जब A से आप B पे आ गए तो ऑन दी सरफेस आ गए तो H की वैल्यू तो 0 हो गई, तो फाइनली आप डायरेक्टली लिखेंगे कैपिटल R। नाउ C पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है।
अगर आप हॉलो स्फीयर के अंदर चले जाओगे ना तो अंदर पोटेंशियल की वैल्यू वही होगा जो ऑन दी सरफेस था। ध्यान से सुनिएगा, स्टेटमेंट को मार्क कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगर आप हॉलो स्फीयर के अंदर चले जाएंगे तो अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू वही होगी जो ऑन दी स्फीयर थी, ऑन दी सरफेस थी, ठीक है ना। तो सी पॉइंट यहाँ ले लो, यहाँ 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 कहीं पर भी पॉइंट सी कंसिडर कर लो, अंदर होगा ना स्फीयर के, तो उसकी वैल्यू वही आने वाली है जो ऑन दी सरफेस वैल्यू था। तो सी पॉइंट पे भी फॉर्मूला हो गया माइनस का जी एम अपॉन आर। क्लियर हो गई इतनी बात। अब इससे एक और अंदाज़ा लगाना चाहिए। अंदाज़ा ये लगाना चाहिए कि सेंटर पॉइंट से लेकर के आप सरफेस तक जब आ रहे हो तब वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि इस पॉइंट पे ले लो तो भी वैल्यू वही, आगे बढ़ जाओ तो भी वही वैल्यू, और आगे बढ़ गए तो भी वही वैल्यू, और आगे बढ़ गए तो भी वही वैल्यू, सरफेस पे आ गए तो भी वही वैल्यू। तो इसका मतलब सेंटर टू सरफेस आने का मतलब है, यानी कि जब रेडियस हम कवर कर रहे हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। अब यहाँ पे कौन सा ग्राफ हमको टच करता है इस बात को, सुनिए। ये टच नहीं करता, क्यों? क्योंकि ये लाइन शो करती है कि वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ तो रही नहीं, वैल्यू कांस्टेंट है। कांस्टेंट वैल्यू ये ग्राफ दिखा रहा है, ये ग्राफ दिखा नहीं रहा, ये कहता है कि अंदर कुछ वैल्यू है नहीं। तो ये आंसर भी नहीं होगा, ये आंसर भी नहीं होगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये तो मैंने आपको जल्दी से बता दिया, लेकिन फिर भी एक और आगे की इलेबोरेशन भी समझ लो। अब आउटसाइड द सरफेस की बात करो। आउटसाइड द सरफेस ये वाला पॉइंट है। यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी पोटेंशियल की वैल्यू कम होने लग जाएगी, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड, नेगेटिव साइन पे मत जाना थोड़ी देर के लिए, ये वाली वैल्यू कंसिडर करो। इसका मैग्नीट्यूड क्या होने लग जाएगा, आर की वैल्यू बढ़ा रहे हो, मैग्नीट्यूड क्या होने लग जाएगा, कम। और मैग्नीट्यूड कम होएगा तो यहाँ पर आप देखो ये दिखा रहा है मैग्नीट्यूड का कम होना। समझ आया पॉइंट? मैग्नीट्यूड का कम होना ये ग्राफ दिखा रहा है। इन चीज़ों को एनालाइज करना आना चाहिए, और ये तभी कर पाएगा कोई भी बच्चा जब उसकी कंसेप्ट नॉलेज बहुत अच्छी है, ठीक है ना। होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया जी सामने। वैल्यूज़ कहता है रेडियस हमको गिवन है, ओके। रेडियस की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ जल्दी से। रेडियस हमको गिवन है 4 × 10⁻6 मीटर्स। डेंसिटी गिवन है, ओके जी, डेंसिटी है 5600 kg पर मीटर क्यूब। और उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो जानते हो यार, इन्होंने 6.6 दिया है तो मैं 7 हटा देता हूँ, ठीक है। 6.6 × 10⁻11। उसके बाद बोलता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालो, ओके जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमको चाहिए। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है नेगेटिव में, माइनस का Gm/r, ठीक है जी। चारों आंसर नेगेटिव में है तो ऑप्शन हमें कैलकुलेट करने के बाद ही पता चलेगा। अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे इस फॉर्मूले में देखो मास आ रहा है और क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, डेंसिटी। तो इसको चेंज करना पड़ेगा आपको। तो मैं यहाँ पे करता हूँ पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस का G/r, मास की जगह मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ये बन गया माइनस का G/r इंटू वॉल्यूम हो गई 4/3 πr³, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये दिखा है ऑन दी सरफेस, ये देखिए ऑन दी सरफेस मांग रहा है ना। ऑन दी सरफेस का मतलब ये हो गया कि जो आपका डिस्टेंस है और जो रेडियस है वो सेम चीज़ हो जाएगी। नॉर्मली दोनों अलग चीज़ हो जाती है, कैसे? यहाँ पर आप देखना ध्यान से, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम में लेते हैं रेडियस, और यहाँ होता है डिस्टेंस, दोनों में अंतर आता है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि ऑन दी सरफेस है तो दोनों चीज़ें सेम हो गई। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन जल्दी से शुरू कर लेते हैं। और अपॉन में कुछ रह तो नहीं गया, G/r वॉल्यूम 4/3 πr³ और डेंसिटी आ गई रो। कैलकुलेशन जल्दी से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। अब फटाफट आप भी अपने क्या नोटबुक में शुरू कर दो, आंसर कैलकुलेट करते हैं, फटाफट से बताना भी है, ठीक है। नाउ ये हो गया 6.6 × 10⁻11, ये डिवाइडेड, सॉरी पहले एक काम करते हैं, 4 पाई की वैल्यू हो गई 3.14 इंटू, अच्छा एक आर से एक आर तो कैंसिल हो गया भाई, तो ये बन गया आर का स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूँ इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 4 × 10⁻6, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 बार आ जाएगा ये, 4 × 10⁻6 आर स्क्वायर। अच्छा, साथ में डेंसिटी भी है भाई 5600, बड़ा लंबा कैलकुलेशन हो गया यार, डिवाइडेड बाय हो गया हमारा 3। अब जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। देखो जी कैसे करेंगे आप, पहले तो डेसिमल हटा दो। देखिए यहाँ से हमने डेसिमल ये हटाया तो 2 0 आ गए, एक डेसिमल और हटाया, 1 0 और बढ़ गया, और तो कुछ है नहीं। तो अब 2 0 से ये 2 0 तो कैंसिल हो गए, ठीक है जी। अच्छा 1 0 ये, और यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, 5 रह गया, 6 और 5 11 हो गया, 10⁻11, और ये 10⁻11 ये भी कैंसिल हो गया,
ठीक है जी। अब 3 से भी कैंसिल कर देते हैं इसको जल्दी से, ये हो गया 22। तो फाइनली पोटेंशियल की वैल्यू ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है, माइनस में। तो 22 इंटू ये हो गया 4 इंटू 314 यहाँ पर इंटू 4 इंटू 4 4 314 4 और 4 इंटू 56, ठीक है जी। अब जल्दी से इसको कैलकुलेट करना है, ये तो बड़ा लंबा चौड़ा केस हो गया यार। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, मैं फटाफट से मोबाइल से कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप लोग अपनी तरफ से कैलकुलेट कर लो और उसके बाद उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है जी। 22 इंटू 4 इंटू 314 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 56, तो ये बन गया हमारा 24758 माइनस में ये आ रहा है जी हमारा आंसर। अब इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे देखो जी। 1 2 3 4 5 6 7 10⁻7 से इसको डिवाइड करो, और 10⁻7 से डिवाइड करोगे तो 10⁻7 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब डिवाइड कर दिया तो आंसर बन गया माइनस का 2.47 इंटू 10⁻7। लो जी, अब ये वैल्यू किससे मैच करता है? 2.47 इंटू 10⁻7, 10⁻7 तो सब में दे रखा है, अच्छा यहाँ 2 में दे रखा है भाई, ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। और 3.9 और 2.5 मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देते हैं, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर हमारा हो गया ए, क्वेश्चन नंबर 4 का, मेरे ख्याल से चौथा क्वेश्चन यही है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। ये क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, एट द सरफेस ऑफ सर्टेन प्लैनेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/4 दैट ऑफ अर्थ। ओके जी, भाई यहाँ पे हम एक कंसिडर कर लेते हैं अर्थ, ये हो गई हमारी अर्थ, और यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया एक दूसरा प्लैनेट, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ये हो गया हमारा प्लैनेट, ठीक है जी। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, तो यहाँ पर g/4 है, ठीक है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/4 दैट ऑफ अर्थ। अर्थ के ऊपर जो भी होगा ना उसका 1/4 का मतलब 1/4। इफ अ ब्रास बॉल is transported to this planet, then which one of the following statement is not correct? ओके, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? अच्छा, क्या कर रहा है, यहाँ से ना एक ब्रास की बॉल है, उसको यहाँ पे दूसरे प्लैनेट के ऊपर शिफ्ट कर रहा है, तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है भाई, हमको ये बताना है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इसका मतलब कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे ना कई बार ये हो जाता है, ध्यान रखिएगा, रॉन्ग। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, Which one of the following statements is wrong? Sorry. देखिए, मास ऑफ ब्रास बॉल ऑन दिस प्लैनेट इज 1/4 ऑफ दैट इट्स मास। अच्छा जी, अब सुनिए ध्यान से, पहला पॉइंट ही बड़ा अजीब है भाई। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कर रहा है, मास ऑफ द ब्रास बॉल ऑन दिस प्लैनेट इज 1/4 ऑफ द मास। नो, मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अब जब मास कांस्टेंट क्वांटिटी है तो जितना मास उस बॉल का अर्थ के ऊपर होगा उतना ही मास तो प्लैनेट के ऊपर भी होगा। ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, तो हमारा आंसर तो मुझे लग रहा है पहले में ही मिल गया, फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारी हो गई। बाकी तीनों को भी जल्दी से कंसिडर कर लेते हैं। द ब्रास बॉल हैज़ द सेम मास ऑन द अदर प्लैनेट, ये तो ठीक है जी, ट्रू है। वेट ऑफ द ब्रास बॉल ऑन द प्लैनेट इज 1/4, हाँ वेट 1/4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उसको करके भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ हो गया वेट mg, यहाँ हो गया वेट mg/4, 1/4 आ गया, तो सी स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू हो गई। लास्ट में कहता है द ब्रास बॉल हैज़ द सेम वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी सेम रहेगा क्योंकि एक ही बॉल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो। वॉल्यूम में चेंज तब आता है जब बॉडी कंप्रेस हो जाए, और कंप्रेस तभी करना जब क्वेश्चन में कोई इस टाइप का केस गिवन हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा टिक हो गया। जल्दी से अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर हमसे कहता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन द अर्थ व्हेन इट इज़ टेकन टू अ हाइट ऑफ r। ओके जी, भाई यहाँ पर आप देखो अर्थ हमको दे रखा है, अर्थ के सरफेस पे एक बॉडी है और वहाँ से हम उसको दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, आप ए टू बी लेके जा रहे हो, ठीक है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। इसको मैं ले लेता हूँ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, यहाँ लिख लेता हूँ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। हमको कैलकुलेट करना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब दोनों पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का Gm/m/r, ये फॉर्मूला बनेगा जी। अब सुनिए ज़रा ध्यान से,
पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का Gmm अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर की वैल्यू मैंने पहले भी बताई थी, माइनस का Gmm अपॉन ये हो जाएगा R प्लस H, ठीक है ना। अब A पॉइंट पर H की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि ऑन दी सरफेस रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या क्या बन गया, जो यहाँ पे मैंने लिखा है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए तो आपको मिल गई। अब आप पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी भी कैलकुलेट कर लो। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी कितनी हो जाएगी, माइनस का Gmm अपॉन R प्लस R, क्योंकि H की वैल्यू R के बराबर है, ये डिस्टेंस हमको दे रखा है, ठीक है। तो ये बन गया माइनस का Gmm अपॉन 2R। अब दोनों का डिफरेंस कर देते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल एज पर लॉ कंसिडर करते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम ऐसे ही कैलकुलेशन किया करते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गई पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो बी में से ए को माइनस करते हैं, ये बन गया हमारा, बीच में माइनस का साइन आएगा। यहाँ ए की पोटेंशियल एनर्जी है, ये लिख दिया हमने। अब इसमें आप देख सकते हो Gmm अपॉन R कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन गया हमारे पास माइनस का 1/2, माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो गया +1। 1 में से 1/2 लेस हो गया, तो ये बन गई हमारी Gmm अपॉन 2R। कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे एक और है, देखिए ये आपका फॉर्मूला आ रहा है Gmm अपॉन 2R। अब यहाँ पे ना आप देखो ऑप्शन में कोई नहीं है। हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी आया था वो आया था Gmm अपॉन 2R। अब ऑप्शन में आप देखो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करती, कोई भी मैच नहीं करती, सब mg की टर्म्स में दे रखी हैं। तो इसमें कुछ चेंज करते हैं, Gmm की जगह पे लिखते हैं भाई, Gm की जगह पे लिखते हैं GR² इंटू m ओवर 2R, ठीक है जी। अब एक R से एक R कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बन गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बन गया mgr अपॉन 2। देखो जी mg और r, ठीक है जी, mgr अपॉन 2। कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है, mgr अपॉन 2, फर्स्ट ऑप्शन देखो जी, mgr अपॉन 2। सॉरी तो 2/3 है, आई एम सॉरी, mgr अपॉन 2 ये वाला ऑप्शन देखो जी, mgr अपॉन 2। होपफुली समझ आया होगा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन को ज़रूर थोड़ा सा कवर अप करने की कोशिश भी करनी है खुद ब खुद, ठीक है ना। क्लास ठीक ठाक लग रही हो तो बेटा लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर नहीं किया है तो, और फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करना। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए 3 आइडेंटिकल बॉडीज ऑफ मास m आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। बिल्कुल ही नए टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा आपको भी। 3 मासेज हैं जी, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल पहले तो बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर एक मास है m, यहाँ पर दूसरा, आइडेंटिकल मासेज हैं, ठीक है। तो हम इसको अब m कैपिटल M मानो या स्मॉल m मान लो तो ज़्यादा अच्छा है, जो मर्जी आप लिख लो जिस तरीके से भी, ठीक है ना। ट्राइंगल की साइड कितनी दे रखी है, L L L। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, जाहिर है। अब इसको लेट कर लेता हूँ मैं 60 डिग्री। अब यहाँ पे ना एक काम और करते हैं, नेमिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को लिख लिया A, इसको लिख लिया B, और इसको लिख लिया हमने C। 3 आइडेंटिकल बॉडीज़ हैं हमारी, और तीनों का मास सेम है, और वर्टेक्स पे रखी हुई हैं, ठीक है ना। दे रिवॉल्व अंडर द इफेक्ट ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ओके, सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल वाइल प्रिजर्विंग द इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके, देयर ऑर्बिटल वेलोसिटीज। देखो जी किस तरीके से ये रिवॉल्व कर रही हैं, ध्यान से समझिएगा। ये इस तरीके से रिवॉल्व कर रही हैं, ऐसे करके। यहाँ पे मैं सर्कल बनाता हूँ, ये देखिए, ऐसे करके ये सर्कुलर ऑर्बिट में ट्रैवल कर रही हैं। इस तरीके से ये रिवॉल्व कर रही हैं, ऐसे घूमता चला जा रहा है, चक्कर ऐसे घूमता चला जा रहा है, और ऑर्बिट जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो अपने जैसा ही जो स्टार्टिंग में दिया है वैसा ही बना रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन सर्कुलर मोशन लगातार फॉलो हो रहा है। अब 3 बॉडीज आपस में एक दूसरे के आसपास, ऐसे आसपास तो नहीं कहूँगा, एक दूसरे के पीछे चक्कर लगा रही हैं, तो इसका मतलब जाहिर है दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्योंकि कोई ना कोई ऑर्बिट में तो वो ट्रैवल कर रही हैं, और जिस ऑर्बिट में वो ट्रैवल कर रही हैं उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी उस केस में। तो यहाँ पर हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी वी हैव टू कैलकुलेट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा ज़रा। देखिए
सबसे पहले तो ना यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर करो कि ये सेंटर पॉइंट जो होगा ना, यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही होगी, इसके आसपास ये गोल गोल घूम रही हैं। तो कायदे में ना ये पॉइंट जो है हमारा, ये डिस्टेंस होना चाहिए। सेंटर पॉइंट से लेकर के किसी भी बॉडी का जो डिस्टेंस हम कंसिडर करेंगे वो ये आर यहाँ से कंसिडर करेंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है, ये जो एम बॉडी है, ए पॉइंट पे जो बॉडी रखी है, इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, पहले तो ये कंसिडर करिए, बी और सी। अब बी, इसके ऊपर जो बी ए के बीच में जो फोर्स होगा उसको मैं एफ ए बी लिख रहा हूँ, और सी और ए के बीच में जो फोर्स होगा उसको मैं एफ ए सी लिख रहा हूँ। दोनों सेम ही तो होंगे क्योंकि सारी की केसेस आइडेंटिकल है, सब चीज़ आइडेंटिकल है इस केस में। तो यानी कि हम लिख सकते हैं एफ ए सी इज इक्वल टू एफ बी सी, नंबर 1 पहली बात। इसको मैंने लिख लिया एफ डायरेक्ट, ठीक है। नाउ अब ए पॉइंट पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, पहले हम वो भी कैलकुलेट करते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, यानी कि बी बॉडी जो ए को ऊपर फोर्स लगाएगी उसका डायरेक्शन इस तरीके से होगा, अट्रैक्ट करेगी, बी ए को अट्रैक्ट करेगा, सी जो है वो भी ए को अट्रैक्ट करेगा, तो वो भी नीचे को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। तो इस केस में एक वेक्टर इस ऐसे हो गया, दूसरा वेक्टर ऐसे हो गया, दिस इज एफ ए सी एंड दिस इज एफ बी सी, और दोनों की वैल्यू एफ के बराबर है। रिजल्टेंट कहाँ होगा, बीच में, नेट रिजल्ट, ठीक है ना। वेक्टर का फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो ये ध्यान रखिए कि जो भी रिजल्टेंट होता है ना वो दो वेक्टर्स के बीच में लाई करता है ना। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, और समझिए ज़रा इसको कैसे हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एफ रिजल्टेंट निकालने के लिए एक जनरल फॉर्मूला लगाया जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो ए है उसके लिए भी एफ, बी है उसके लिए भी एफ लिखेंगे हम। एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2f इंटू कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 से डायरेक्ट मैं ये 2 को कैंसिल कर देता हूँ, तो ये बन गया एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, फाइनली ये बन गया √3f स्क्वायर, यानी कि f√3। तो जो नेट फोर्स हमारी आई वो बनी f√3, और f√3 को अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो नेट फोर्स हमारा यहाँ बनता है GMM अपॉन, ध्यान से सुनिएगा, r का स्क्वायर, GMM अपॉन r स्क्वायर होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फॉर्मूला है, GM1m2 अपॉन r स्क्वायर। अब जनरल फोर्स अगर आप लोगे तो दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस हमने कितना कंसिडर किया था, L। क्वेश्चन में ये हमको गिवन है, ध्यान दीजिएगा, r डिस्टेंस कंसिडर यहाँ पर नहीं करना, वो आगे अभी हम करेंगे। लेकिन जब दो बॉडीज के बीच में फोर्स निकालना है तो वो डिस्टेंस कंसिडर होगा जो दोनों बॉडीज के बीच में लग रहा है। तो GMM अपॉन L का स्क्वायर इंटू √3, तो नेट फोर्स हमारी बन गई जिसको हम रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे ऑन A, GM स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इंटू √3। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे एक और ख़ास बात है जो समझनी चाहिए। बॉडीज़ तीनों आपस में कैसे रिवॉल्व कर रही हैं, सर्कुलर मोशन में, है ना। सर्कुलर मोशन में बॉडी कब ट्रैवल करती है, जब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा हो। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद है तो सोचिए और लिखिए, F सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r, ये होता है ना। अब यहाँ पे एक बॉडी हमने कंसिडर करी है तो यहाँ पे उसका हम मास लगाएंगे m। अब यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्योंकि जिस वेलोसिटी के साथ वो ट्रैवल कर रहा है सर्कुलर मोशन में, उस केस में उसकी एक वेलोसिटी है, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। और यहाँ पर डिस्टेंस कंसिडर होगा r, ये डिस्टेंस है r, यहाँ से यहाँ तक। उसकी वैल्यू अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे, अभी बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है ना। फिलहाल अब ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 2। और मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी, सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी अपने आप नहीं आता, उसके पीछे कोई ना कोई दूसरा कारण होता है। तो यहाँ पर हम सेंट्रीपिटल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स या नेट रिजल्टेंट फोर्स से हम कंपेयर करेंगे, फिर उससे हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी निकल के आएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, mv² डिवाइडेड बाय r इक्वल टू GM स्क्वायर √3 डिवाइडेड बाय L का स्क्वायर। अब यहाँ से आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी बन जाती है GM स्क्वायर √3 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। और एक काम हम कर सकते हैं भाई, एक m से एक m कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये पावर हम हटा देते हैं, इनटू बन गया r। अब r की वैल्यू क्या होगी वो आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। ये आपने लिया था,
इक्विलेटरल ट्राइंगल था, ये उसकी साइड कितनी थी L। ये जो R होता है ना, ये सेंट्रॉयड होता है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, सेंट्रॉयड। अभी तो वैसे डायरेक्ट कैलकुलेशन भी की जा सकती है, लेकिन फिर भी एक दो स्टेप बढ़ा करके समझा देता हूँ। सेंट्रॉयड जो होता है ना, वो इस मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये होता है 2x पोर्शन और ये होता है 1x पोर्शन। यहाँ से यहाँ तक 1x और ऊपर तक ये हो जाता है 2x। ये हो गया 2x, ठीक है जी। नाउ अब ये जो मीडियन होती है इसकी वैल्यू क्या होती है वो ध्यान से सुनिए। ये थीटा 60 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। तो ये बन गया आपका परपेंडिकुलर। इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वही मीडियन भी होता है। तो उसको कैलकुलेशन भी हम उसकी जल्दी से करके दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये हो गया 2x प्लस 1x इज इक्वल टू, ये 2x वैल्यू है हमारी r की, ध्यान रखना इसको। 2x प्लस 1x इज इक्वल टू, ये बन गया आपका अंडर रूट में l का स्क्वायर प्लस माइनस l/2 का स्क्वायर। ये कैसे करा मैंने, पाइथागोरस थ्योरम लगाई है डायरेक्ट। ये हो गया l/2 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है जी। नाउ ये हो गया हमारे पास 3x, ये बन गया हमारे पास l² माइनस l²/4। फाइनली 3x इज इक्वल टू अंडर रूट 4l² माइनस 3l², l² ये बनेगा 3l²/4। तो 3x इज इक्वल टू l/2 रूट 3, ये हो गया। समझिएगा यहाँ से x कितना आया, l/2 रूट 3 ओवर 3, लेकिन r जो है वो 2x है, r की वैल्यू है यहाँ पे 2x, तो r इज इक्वल टू बन जाएगा 2 टाइम्स, इसको समझना, 2 टाइम्स l रूट 3 अपॉन 2 इंटू यहाँ पे है 3, 2 और यहाँ पे है 3, ठीक है ना। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू बनी l रूट 3/3। अब ये r की वैल्यू को हम यहाँ पे प्लेस करने वाले हैं, इस इक्वेशन में प्लेस करने वाले हैं। देखिए l रूट 3/3, तो v0² इज इक्वल टू gm रूट 3 r की वैल्यू तो हम पुट करेंगे यहाँ पर, क्या लिख दें, l रूट 3/3, ठीक है, इसको हटा दो। अब ये देखो कैंसिल क्या होता है, रूट 3 और रूट 3 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। कैलकुलेशन आप खुद भी करने की कोशिश करा करो, l से l कैंसिल हो गया। तो फाइनली vo की वैल्यू क्या बनी, gm/l अंडर रूट में। अब gm/l ऑप्शन में हमारा क्या गिवन था, ऑप्शन में एक बार जल्दी से देख लेते हैं। अंडर रूट gm/l आ रहा है, अंडर रूट gm/l, देखो जी ऑप्शन नंबर 1, अंडर रूट gm/l। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। होपफुली आपको, मुझे ऐसा उम्मीद लग रही है कि एक बार में शायद ना समझ में आया हो। कोशिश तो मैंने करी थी, लेकिन अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो इसको बेटा दोबारा से रिवाइंड करके देख लो, एक बार 2x की स्पीड पे देख लो, 2-4 बार ही देख लो, लेकिन इस क्वेश्चन को मेहरबानी करके समझ लेना, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और समझने के काबिल है, नॉलेज इम्पार्टिंग क्वेश्चन है ये एक्चुअली, ठीक है ना। क्लास आज की क्लास ओवर करते हैं बेटा, फिर बाद में आगे मिलेंगे अगली तैयारी सीरीज़ के वीडियो में। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा क्लास को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।